हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ सुग्रणीचे घरटे, इसका स्वाध्याय और उपक्रम। ओके, तो चलो देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला, एक दोन शब्दात उत्तरे लिहा। इसका हिंदी में अर्थ ये है बच्चों कि एक या दो शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न अ, सुग्रण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो, यानी कि सुग्रण पक्षी घरटे किस चीज से बनाता है। तो इसका उत्तर है, अपने को एक या दो शब्दों में लिखना है। तो गवताच्या काड्या, किससे बनाता है सुग्रण पक्षी घोंसला? गवताच्या काड्या, यानी घास के जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है तिनके, उससे सुग्रण पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो उत्तर है गवताच्या काड्या। आ, सुग्रण पक्षी घरटे कुठे बांधतो, यानी कि सुग्रण पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो इसका उत्तर है झाडाच्या फांदीला, पेड़ की जो शाखा होती है उस पर। तो क्या है इसका उत्तर? झाडाच्या फांदीला। ई नंबर का देखो, सुग्रण पक्षाचा महत्वाचा गुण कोणता? तो उत्तर है नियोजनबद्धता। कौन सा गुण है? नियोजनबद्धता। अब प्रश्न दूसरा देखो, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि एक या दो वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। अ, सुग्रण पक्षी सुबक विण कशाने घालतो। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि सुग्रण पक्षी सुंदर बुनाई किससे करता है। हमें एक या दो वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है। ये उत्तर मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। ये पहले का अ का उत्तर, सुग्रण पक्षी सुबक विण चोचीने घाल दो, यानी अपने चोच से वो अपना घोंसला बनाता है। आ, सुग्रण पक्षाचे घरटे वादळात शाबूत का राहते। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि सुग्रण पक्षी का घोंसला वादळ यानी आंधी तूफान में भी शाबूत यानी अच्छा क्यों रहता है। उत्तर देते हैं, देखो उत्तर, कारण ते मजबूत असते म्हणून सुग्रण पक्षाचे घरटे वादळात शाबूत रहते। क्योंकि उसका घोंसला मजबूत रहता है, इसलिए आंधी तूफान में भी सुग्रण पक्षी का घोंसला शाबूत रहता है। ई नंबर का, नैना सुग्रण पक्षाबद्दल काय म्हणाली, यानी कि नैना सुग्रण पक्षी के बारे में क्या बोली। उत्तर, कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध असे नैना सुग्रण पक्षाबद्दल म्हणाली। इसका हिंदी में अर्थ कि कहीं जल्दबाजी नहीं, कहीं गड़बड़ी नहीं, सब कैसे नियोजनबद्ध है, ऐसे नैना सुग्रण पक्ष के बारे में बोली। बड़ी, सुग्रण पक्षी कुटुंब वत्सल कसा ते लिहा, यानी कि सुग्रण पक्षी कुटुंब वत्सल कैसा है वो आपको लिखना है। देखते हैं उत्तर। बड़ी, तो आपल्या सुग्रणीसाठी व पिल्लांसाठी सुरेख घरटे बांधतो, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो। अशा प्रकारे सुग्रण पक्षी कुटुंब वत्सल आहे। देखो बच्चों, इसका हिंदी में अर्थ देखो कि तो यानी वह अपने सुग्रण के लिए, मादा सुग्रण के लिए और अपने पिल्लों के लिए सुंदर घोंसला बनाता है और उसके लिए अपार मेहनत लेता है। इस प्रकार से सुग्रण पक्षी कैसा है? कुटुंब वत्सल है। अगला प्रश्न, बू, सुग्रण पक्षाला कसबी विणकार का म्हटले आहे। इसका हिंदी में अर्थ, सुग्रण पक्षी को कसबी विणकार क्यों कहा गया है। देखते हैं उत्तर। उत्तर, कारण सुग्रण पक्षी आकारबद्ध घरटे बांधतो व तेही चोचीने, म्हणून सुग्रण पक्षाला कसबी विणकार
म्हटले आहे। इसका हिंदी में अर्थ ये है बच्चों, क्योंकि सुगरण पक्षी आकारबद्ध घरटे बनाता है और वो भी अपने चोंच से, इसलिए सुगरण पक्षी को कस्बी विनकर कहा गया है। तो यहाँ हमारा प्रश्न दूसरा हमने देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। यानी कि वाक्प्रचार है और अगट में और बगट में दिए हैं उनके अर्थ, इनकी जोड़ी हमें लगानी है। तो चलो हम लगाते हैं जोड़ी। गट अ में अ, शाबूत रहने, शाबूत रहने यानी अच्छा रहना। तो इसका, इस वाक्प्रचार का अर्थ है टिकून रहने। क्या है? टिकून रहने। तो इसकी जोड़ी कहाँ लगेगी? टिकून रहने। ठीक है। वाखाणने, वाखाणने यानी स्तुति करना। तो 3 नंबर पे इसकी जोड़ी लगेगी स्तुति करने। और ई नंबर का है सर येने, सर येने यानी बराबरी करना। तो इसका उत्तर कहाँ आएगा? 1 नंबर पे, बराबरी करने। तो ये हो गया बच्चों हमारे वाक्प्रचार और उनके अर्थ, इनकी जोड़ी। अब प्रश्न चौथा देखो, खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इसका वाक्य में प्रयोग करना है, ये इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ है। तो हमें ये शब्द दिया है सुबक। चलो हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। सुबक का हमने वाक्य में प्रयोग करके यहाँ दिखाया है। राधा ने अंगणात सुबक रंगोळी काढली। ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। दूसरा है आ नंबर का कसब। ये भी यहाँ करके दिखाया है, सुगरण पक्षी कसबी विणकर आहे। ये हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। तीसरा है चिकाटी, रामला अभ्यासाची चिकाटी आहे। वाक्य में प्रयोग। और चौथा है मजबूत, सुगरण पक्षी मजबूत घर बांधतो। घर किंवा घरटे यहाँ आएगा। घर की जगह आप क्या लिखेंगे? घरटे। सुगरण पक्षी मजबूत घरटे बांधतो। तो ये हो गए आपके वाक्य में प्रयोग, प्रश्न चौथा। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा। देखो बच्चों, प्रश्न पांचवा है, तुम्हाला या पाठातून काय शिकायला मिळाले ते लिहा। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि आपको इस पाठ से क्या सीख मिली है, क्या सीखने को मिला है। तो देखते हैं उत्तर। देखिए प्रश्न 5 का उत्तर मैंने यहाँ लिख के रखा है। माणसाच्या अंगी जर नियोजनबद्धता, चिकाटी, सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा व कष्ट करण्याची इच्छा असेल तर त्याचे कोणतेही काम चांगले व प्रशंसनीय होते। ये है इसका उत्तर। इसका हिंदी में भी बताती हूँ आपको अर्थ। मनुष्य के पास अगर नियोजनबद्धता है, चिकाटी है, सफाईदारपना है, नीटनेटकेपना है और कष्ट करने की इच्छा है तो उसका कोई भी काम नहीं रुक सकता, वो काम अच्छा होता है और प्रशंसनीय होता है। ये इस उत्तर का हिंदी में अर्थ है। अब देखते हैं प्रश्न छठा। प्रश्न छठा है, तुम्ही सुगरण पक्षाचे घरटे पाहिले आहे का? यानी कि आपने सुगरण पक्षी का घोंसला देखा है क्या? त्याचा आकार तुम्हाला कसा वाटला? त्याचे वर्णन करा। उसका आकार आपको कैसे लगा, उसका वर्णन कीजिए। चलो इसका भी उत्तर देखते हैं। ये उत्तर मैंने बनाया है, लेकिन आपको अपने मन से बनाना है। मेरा पसंद आया तो मेरा भी लिख सकते हैं आप।
हाँ, तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न छठे में, तुम्ही सुगरण पक्षाचे घरटे पाहिले आहे का? यानी आपने सुगरण पक्षी का घोंसला देखा है क्या? ये पहला प्रश्न था इसका। तो इसका उत्तर है हाँ। हाँ यानी होय। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया? त्याचा आकार तुम्हाला कसा वाटला त्याचे वर्णन करा, कि उसका आकार आपको कैसे लगा उसका वर्णन कीजिए। तो मैंने लिखा है होय, आम्ही सुगरण पक्षाचे घरटे पाहिले आहे, त्याचा आकार आम्हाला खूप छान वाटला। सुगरण पक्षाने घरटे खूप मेहनतीने बनवले, त्याने खूप नीटनेटके व मजबूत घरटे बांधले होते, त्याची वीण खूप सुबक होती, बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे बांधले होते। ये उत्तर मैंने लिखा है। इसका हिंदी में अर्थ भी आपको मैं बताती हूँ कि इसका उत्तर है सुगरण पक्षी का घोंसला आपने देखा है क्या? तो होय यानी हाँ, और देखा है तो उसका आकार आपको कैसे लगा उसका वर्णन मैंने लिखा है कि हमने सुगरण पक्षी का घोंसला देखा है, उसका आकार हमें बहुत अच्छा लगा। सुगरण पक्षी घोंसला बहुत मेहनत से बनाता है, उसने खूब नीट नेट के यानी बहुत कलाकारी से और मजबूत घोंसला बनाया है। उसकी वीन बहुत सुबक यानी सुंदर है। बाबुल यानी बबूल के पेड़ की डाली में ये अपना घोंसला क्या बनाता है। तो ये है प्रश्न 6 का उत्तर। चलो अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां है, खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्यापैकी सुगरण पक्षाला लागू होणारे शब्द शोधून आकृति पूर्ण करा। यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए हैं, ये दिए हैं नीट नेटकी, चिकाटी, आळशी वगैरह, और उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो सुगरण पक्षी को लागू होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो सुगरण पक्षी को लागू नहीं होते हैं। तो वही हमें जो सुगरण पक्षी को लागू होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। देखो मैंने यहाँ लिख के दिखाया है आपको उत्तर। इसमें देखो यहाँ पे कि सुगरण पक्षी को कौन से इसमें से गुण लागू होते हैं और कौन से नहीं होते। तो यह है हमारा प्रश्न 7वां। इसमें से नीट नेट की ये सुगरण पक्षी को गुण लागू होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है नीट नेट की। चिकाटी ये गुण भी उसके पास है, तो मैंने यहाँ लिखा है चिकाटी। आळशी यानी लेजी, आलसी, ये गुण सुगरण पक्षी में नहीं है, तो इसको मैंने नहीं लिखा। जवाबदार यानी जिम्मेदार, जवाबदारी से काम करने वाला, ये भी गुण सुगरण पक्षी के पास है, तो मैंने यहाँ लिखा है। सहनशील ये पाठ में नहीं बताया गया। कष्टाळू यानी मेहनत करने की वृत्ति उसके पास है, तो ये भी गुण मैंने यहाँ लिख दिया। स्तुति प्रिय वो नहीं है। स्तुति तो हम उसकी करते हैं, लेकिन उसको स्तुति प्रिय किसको बोलते हैं? जिसको स्तुति पसंद है। उसको स्तुति पसंद नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं स्तुति के बारे में। निर्दयी यानी जिसको दया नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और लास्ट में झोपाड़ू यानी बहुत सोने वाला, कुंभकर्ण जैसे, तो ये भी गुण उसमें नहीं है। तो उसमें से इस लिस्ट में से हमें 4 ही गुण लिखने हैं जो सुगरण पक्षी को लागू होती है उत्तर में। एक नीटनेट की, दूसरा चिकाटी, तीसरा जवाबदार और चौथा कष्टाळू। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। सुगरण पक्षाप्रमाणे तुमच्यात जर चिकाटी असेल तर कोणकोणती कामे तुम्ही चांगली करू शकाल ते सांगा। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि सुगरण पक्षी के जैसे अगर आप में चिकाटी जैसे गुण हैं तो आप कौन कौन से काम अच्छे से कर सकेंगे, वो आपको लिखना है। इसका भी उत्तर मैंने लिख के बताया है। देखो बच्चों उत्तर ये यहाँ पे लिखा है। सुगरण पक्षाप्रमाणे आमच्यात जर चिकाटी असली तर आम्ही परीक्षा अतिशय चांगल्या रीतीने पास करू सकतो। यानी सुगरण पक्षी के जैसी चिकाटी अगर हम में होती है तो हम अपनी परीक्षा जो है वो अच्छे मार्कों से क्या करते हैं, पास कर सकते हैं। चिकाटी ये गुण का मैंने स्पष्टीकरण पाठ में बताया ही है आपको। आम्ही आमचे घर चांगल्या रीतीने बनवू शकतो।
चालवू शकतो और हम अपना घर अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मतलब हमारे घर में चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास अगर हम मेहनत करेंगे तो सामान सुमान भी घर चलाने के लिए रहेगा, है ना। और गरीबी भी नहीं रहेगी। मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। फिर आमचे जीवन चांगले आरामदायक जगू शकतो और हम हमारा जीवन अच्छे से आरामदायक तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। तो ये उत्तर मेरे को जैसे लगा तो मैंने लिखा। आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया अपना स्वाध्याय। अब हम चलते हैं उपक्रम के तरफ। देखो बच्चों, उपक्रम। तुम्ही पाहिलेले पक्षी व त्यांची घरटी यांची चित्रे गोळा करून एका मोठ्या कागदावर चिकटवा। त्याखाली त्यांची नावे लिहून तख्ता तैयार करा। क्या पूछा गया है उपक्रम में कि आपने जो पक्षियों को देखा है और उनके घोंसलों को देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो आप क्या करो, इनकी जानकारी इकट्ठा करो। वो पक्षी और उनके घोंसले, इनके चित्र आपको इकट्ठा करने हैं। पहले तो भी मुश्किल हो जाता था ऐसी जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि साधन नहीं थे। अब तो गूगल से हम कुछ भी सर्च करके, ये सारे साधन हमारे पास है, तो हम सर्च करके सब सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप गूगल में जाके चित्र इकट्ठा कर सकते हैं, पक्षी के घोंसले, पक्षी के नाम, है ना। और एक क्या करना है, हमें एक प्लेन पेपर लेना है और प्लेन पेपर पे या चार्ट पेपर पे अच्छा सा सुंदर सा उसको डेकोरेट करना है, उसकी बॉर्डर वगैरह बना के और उसमें ये चित्र चिपकाने हैं। ये हमारा उपक्रम है। अगर क्लास में आपको टीचर बोलते हैं इस उपक्रम को करने के लिए, तो इस प्रकार से आपको करना है। और क्या पूछा गया है, इसमें बताया गया है, करून एका मोठ्या कागदावर चिकटवा। मोठा कागज यानी वही चार्ट पेपर हो, या आपके पास और उससे भी ज़्यादा प्लास्टिक कोटिंग वाला भी पेपर हो, जिसमें अपन ने ग्रीटिंग्स वगैरह बनाते हैं, फ़ोटो बनते हैं उसके, उसमें भी चिपका सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगेगी उस प्रकार से। और उसके नीचे क्या लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं और इस प्रकार का तख्ता यानी चार्ट आपको बनाना है सुंदर सा। तो देखो, मैंने थोड़े से चित्र इकट्ठा किए हैं घोंसले और पक्षियों के, वो आपको मैं दिखाती हूँ उदाहरण के लिए। आप अपना सर्च करके अपनी कला कुसर से, अपनी कल्पना से अच्छे से बनाना है। ओके, ये देखो, ये मैंने चिमनीचे घरटे, चिड़िया का घोंसला निकाला है। देखो, छोटे 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 बच्चे इसमें दिख रहे हैं ना, पिल्ले, बच्चे नहीं पिल्ले। ये चिड़िया और चिड़िया का घोंसला यानी चिमनीचे घरटे। इस प्रकार से आपको इसमें नाम देने हैं। ये देखो, सुगरनीचे घरटे, ये तो अपने पाठ में ही है। देखो कितना सुंदर सा। इसके तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र आपको गूगल से मिल जाएंगे सर्च करके। ये देखो, कावड़ेचे घरटे, ये है कौवे का। इतना अच्छा नहीं है। कौवा हमेशा क्या करता है, चिड़िया के घोंसले में जाता है जगह मांगने के लिए। जब उसके पिल्ले होते हैं तब, या बारिश आती है तब वो क्या करता है, क्योंकि इसका पक्का और मजबूत नहीं रहता है घोंसला कौवे का, तो ये हमेशा क्या करता है, आलसी है थोड़ा चिड़िया से, और सुगरन से तो बहुत ही आलसी है। तो ये हमेशा कहाँ जाता है, चिड़िया के पास, और बोलता है, चिवतई चिवतई मला थोडीशी जागा देता का। मग चिवतई गर्वात येतात, यानी घमंड में आती है और बोलती है कि नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास जगह नहीं। इस प्रकार से कहानी सुनी होंगी आपने, नहीं सुनी होंगी तो आप सुन लेना या रीड कर लेना कहीं से भी, वही गूगल से सर्च मार के, कि चिड़िया और कौवे की कहानी। तो ये कौवे का घोंसला है, ये मजबूत नहीं रहता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। फिर ये मैंने निकाला है, यहाँ पे देखो, गरुड़ आणि गिधाडाची महाघरटी। गरुड़ ईगल जो होता है और गिधड़ जो होता है, उसका ये महा यानी बड़ा घरटा, बड़ा घोंसला है। और ये एक मैंने सर्च किया, ये सुतार पक्षी, यहाँ मैं लिखना भूल गई, लिख देती हूँ।
सुतार पक्षी का ये घोंसला है ये। और ये लाकूड फोड्याचे घरटे, लाकूड फोड्या नाम का पक्षी है। वो देखो ये क्या है, एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के अंदर उसने अपनी चोंच से क्या बनाया है, ये घोंसला बनाया है छेदा करके उस पेड़ में, है ना। तो ये जो है चित्र मैंने थोड़े से पक्षियों के और उनके घोंसले के निकाले आपको दिखाने के लिए। आप इससे भी अच्छा सुंदर सा बना सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न है, ये है अगला प्रश्न। खालील वाक्य वाचा, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। देखो इसमें दिया है तो फड़ा, ती वही, ते फड़। तो ती ते ऐसे शब्द इसमें आए हैं। तो फड़ा यानी ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं, शाम पट, है ना। तो फड़ा तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो। और वही यानी कॉपी, कॉपी को बोलते हैं हम ती कॉपी। और फड़ यानी फल, तो इसको हम बोलते हैं ते फड़। तो इसमें आपको कुछ जानकारी बताई गई है, मैं पहले पढ़ के आपको बताती हूँ, वे क्लियर भी करती हूँ आपको। जेव्हा आपण एखाद्या शब्दाच्या आधी तो लावतो तेव्हा तो पुल्लिंगी शब्द होतो। इसमें क्या बताया गया है आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग किसको कहते हैं वो बताया गया है। मराठी में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, लिंग के प्रकार 3 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। हिंदी में आप लिंग पढ़े होंगे, बस उसी प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो यही लिंग इसमें बताए गए हैं कि तो लावतो तेव्हा तो पुल्लिंगी शब्द, जिस शब्द को तो से उच्चार होता है उसका, तो वो पुल्लिंगी शब्द होता है। ती लावतो तेव्हा स्त्रीलिंगी, ती अगर लगता है तो वहाँ क्या बनता है, स्त्रीलिंग बनता है। और ते लावतो तेव्हा नपुंसकलिंग, और ते से जो शब्द बनता है तो वहाँ क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। जैसे कि फल, फल को हम तो फल या ती फल नहीं बोलते, फल यानी फल, उसको बोलते हैं ते फल, तो यह है नपुंसकलिंग। कॉपी को हम बोलते हैं कॉपी यानी वही, ती वही, तो वही नहीं बोलते हैं। और फड़ा यानी ब्लैक बोर्ड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ती फड़ा नहीं बोलते हैं, तो फड़ा बोलते हैं। तो ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। आणखी काही उदाहरणे वाचा, वाक्य लिहिताना त्याप्रमाणे लिहा। और कुछ उदाहरण पढ़ो और वाक्य लिखते समय उस प्रकार से लिखो। तो देखो और यहाँ पे ये उदाहरण दिए हैं हमको। तो वाड़ा, अब वाड़ा किसको बोलते हैं, वाड़ा बोलते हैं ना शनिवार वाड़ा, बड़े बड़े जो मकान रहते हैं राजा महाराजाओं के, तो उसको महल, उसको बोलते हैं वाड़ा, तो वाड़ा। तो इस वाड़ा को हम ती वाड़ा नहीं बोलते हैं। इमारत या बिल्डिंग है तो उसको ती बोलेंगे कि, लेकिन वाड़ा है तो उसको बोलेंगे हम तो वाड़ा, तो ये हो गया पुल्लिंगी। ती इमारत ये स्त्रीलिंगी, ते से शुरुआत हुआ ते घर, तो ये हो गया नपुंसकलिंगी। देखो चीज एक ही है, लेकिन वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कैसे कहते हैं। वाड़ा यानी भी घर है, इमारत यानी भी घर है, घर यानी भी घर है। लेकिन इमारत जब बोलेंगे तो ये स्त्रीलिंगी होगा, वाड़ा अगर बोलेंगे तो ये पुल्लिंगी होगा, और घर अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंगी हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। तो भात, भात यानी आप सभी को मालूम है पका हुआ चावल, तो ये पुल्लिंगी हो गया। भाकरी यानी रोटी होती है ज्वार की, वो जो कोयले पे सेकते हैं, हाथ से बना के कोयले पे सेकते हैं, उसको बोलते हैं भाकरी, तो इसको बोलते हैं रोटी जैसी होती है, ती यानी स्त्रीलिंगी। और पेन यानी अपना लिखने का पेन, तो इस पेन को बोलते हैं नपुंसकलिंगी, ते पेन। ओके, तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यहाँ हमने समझ लिया है। अगला प्रश्न। आपण समजून घेऊया, हम समझ लेते हैं। मीना हुशार मुलगी आहे, मीनाच्या भावाचे नाव मिहीर आहे, मीना मिहीरला दादा म्हणते, मिहीर मीनाला ताई म्हणतो। मीना आणि मिहीर एकाच शाळेत शिकतात, मीना आणि मिहीर यांच्यात कधीच भांडणे होत नाहीत। मीना मोठी असल्याने मीना मिहीरची काळजी घेते। देखो
मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या बताया गया है। इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में मीना 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 ये शब्द बार बार आया है। मीना नाम की एक लड़की है, मीना नाम की एक लड़की है और उसके भाई का नाम मिहिर है, उसको दादा कहती है वगैरह। लेकिन यहाँ सब जगह मीना के भाई का नाम मिहिर, मीना मिहिर को दादा कहती है और मिहिर मीना को ताई बोलता है। मीना और मिहिर एक स्कूल में जाते हैं। मीना और मिहिर यांच्यात इनमें कभी लड़ाई नहीं होती है। मीना बड़ी होने के कारण मीना मिहिर की काळजी यानी चिंता करती है। तो मीना 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 ये शब्द बार बार आने से क्या हो गया, हमारे कानों को अच्छा नहीं लगा है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बार बार मीना शब्द न लिखते हुए उसकी जगह हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि हिंदी में वह, उनको, उसका, उसके, ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि संज्ञा जो होती है, संज्ञा बार बार आने से हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, उसका, उसकी, वह, इस प्रकार के सर्वनाम यूज करते हैं। तो यही हमें इस पैराग्राफ में बताया है कि मीना मीना न यूज करते हुए, देखो वरील परिच्छेदात मीना आणि मिहिर या भावंडांचे वर्णन आले आहे, कि ऊपर के परिच्छेद में मीना और मिहिर भावंड यानी बहन भाई का वर्णन आया है। ओके, मीना व मिहिर या शब्दांऐवजी दूसरे शब्द वापरून तयार केलेला पुढील परिच्छेद वाचा। तो क्या बोलते हैं कि मीना और मिहिर ये शब्द बार बार लाने से आप क्या करेंगे, दूसरे शब्द यूज करके पुढील परिच्छेद यानी अगला परिच्छेद जो दिया है उसको पढ़ो। तो ये सर्वनाम में लिखा है, देखो मीना हुशार मुलगी आहे। मीना क्या है, हुशार लड़की है। पहली बार तो संज्ञा आएगी, फिर उसकी जगह आएगा सर्वनाम। तिच्या भावाचे नाव मिहिर आहे। देखो यहाँ लिखा है तिच्या, अब यहाँ मीनाच्या भावाचे नहीं लिखा है, मीना के भाई का नहीं लिखा है, तिच्या, उसके भाई का नाम क्या है, मिहिर है। यहाँ और सर्वनाम आया, ती, त्याला, ये भी सर्वनाम, दादा म्हणते, तो, तिला, ये दोनों सर्वनाम, ताई म्हणतो, ते एकाच शाळेत शिकतात, त्यांच्यामध्ये ये भी सर्वनाम, कधीच भांडणे होत नाही, ती मोठी असल्याने त्याची काळजी घेते, ये सारे सर्वनाम है। पैराग्राफ यही वाला है, ये यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है ना, यही वाला यहाँ लिखा है। बस यहाँ मीना की जगह ती, तो, ती, त्याची, तू, उसकी, इस प्रकार से सर्वनाम इसमें यूज किए हुए हैं। ठीक है, चलो मीना आणि मिहिर या नामांऐवजी आपण येथे तिच्या, ती, त्याला, तो, तिला, ते, त्यांच्या, ती, त्याची ऐसे शब्द वापरले हैं। यानी मीना और मिहिर इनकी संज्ञा की जगह, नाम की जगह हमने क्या यूज किया है, ये शब्द तिच्या, ती, त्याला, तो, तिला, ते, त्यांच्या, ती, त्याची ऐसे शब्द यूज किए हैं। या शब्दांना सर्वनाम बनतात। तो इसी शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नामाऐवजी आपण जो शब्द वापरतो त्या शब्दास सर्वनाम म्हणतात। कि नाम के जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं, संज्ञा के जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यही इसमें बताया गया है सर्वनाम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ अच्छे से परिभाषा दी है, नामाऐवजी आपण जो शब्द वापरतो त्या शब्दास सर्वनाम म्हणतात। अगला प्रश्न है, खालील वाक्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा। यानी नीचे दिए गए जो वाक्य है, ये है वाक्य अ, आ, ई वगैरह। इन नीचे दिए गए वाक्यों से हमें क्या पहचानना है, यानी अंडरलाइन करना है, अधोरेखित करना है यानी अंडरलाइन करना, सर्वनाम पर अंडरलाइन करना है, सर्वनाम को अधोरेखित करना है। चलो करते हैं। पहला है अ, मी कुमारला हाक मारली।
ये वाक्य है कि मैंने कुमार को आवाज़ लगाई। तो हिंदी में मैंने होता है, तो ये सर्वनाम है, तो इसमें क्या होगा, मी। ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। हमें अंडरलाइन करना है। आ, तुला नवीन दफ्तर आणले। तुला यानी तुझे नया बैग, बस्ता लाया। तो यहाँ तुला ये सर्वनाम हो जाएगा। इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं हम। ई, त्याचा फोटो छान येतो। त्याचा ये सर्वनाम है, उसका फोटो अच्छा आता है। इसका हिंदी में अर्थ, मी त्यांना सुविचार सांगितला। इसका हिंदी में अर्थ, मैंने उनको सुविचार बताया। तो मैंने यानी मी और उनको यानी त्यांना, ये दो सर्वनाम है इसमें, तो इसमें अंडरलाइन करना हमें। ऊ नंबर का देखो, त्याने घर झाड़ून घेतले। हिंदी में अर्थ, उसने घर में झाड़ू लगाया। तो त्याने यानी उसने, तो त्याने ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आपण पतंग उड़ाया। आपण यानी हम पतंग उड़ाते हैं, तो हम ये हिंदी में सर्वनाम हो गया और मराठी में आपण ये सर्वनाम हो गया। तो चलो इस प्रश्न को भी हमने देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालील परिच्छेद वाचा व त्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा। अब ये परिच्छेद दिया है यहाँ, परिच्छेद यानी क्या बोलेंगे, पैराग्राफ दिया है यहाँ पे। तो ये हमें क्या करना है, पढ़ना है और उसमें कौन कौन से सर्वनाम आए उसको अधोरेखित करना, उसमें अंडरलाइन करना है। बस इसी प्रश्न के जैसा है। यहाँ परिच्छेद दिया, यहाँ वाक्य दिए हैं, बहुत सरल है। सलीम नुकताच शाळेत दाखल झाला होता। त्याला ये सर्वनाम है, शाळेत करमत नव्हते, अंडरलाइन किया हमने। तो ये सर्वनाम है, त्याच्या ये सर्वनाम है, अंडरलाइन किया हमने। आई बरोबर शाळेत यायचा, तेवढ्यात त्याला, त्याची, ये दोनों सर्वनाम है, अंडरलाइन किया। मैत्रीण दिसली। सलीम त्याच्या, ये सर्वनाम है, आईला म्हणाला। तू सर्वनाम, मी सर्वनाम, तिच्याबरोबर सर्वनाम, घरी येई। तो ये है पैसेज और इसके भी सर्वनाम पैसेज के हमने क्या किए, अंडरलाइन किए। आप भी बच्चों ऐसे किताब से ऐसे 2-3 लाइन के पैसेज, पैराग्राफ ले सकते हो और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम है। इसमें कई सारे बताए हैं, देखो मी, तुला है, इसमें इस उदाहरणों में भी आए, इसमें भी आए, मी, तुला, त्याने, आपण, त्याचा, है ना, और त्याला, तो, त्याच्या, ये सारे, ये यहाँ से नोट कर लेना किसमें कौन कौन सा सर्वनाम आया, और किताब के 2-3 बार एक पैसेज लेना और उसमें प्रैक्टिस करना अंडरलाइन करके। बस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा सर्वनाम किसको कहते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने आज ये पाठ सुग्र नीचे घरटे इसका स्वाध्याय और उपक्रम देख लिया है और आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे हे खरे खरे व्हावे, ये अगला पाठ। ओके, थैंक यू।